चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है डीप सीक। इसने पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में सुनामी ला दी है। इन्होंने जनवरी में अपने दो नए मॉडल लॉन्च किए। खासकर यूएसए में एक 10 जनवरी में लॉन्च किया, एक 20 जनवरी में लॉन्च किया। और ये मॉडल थे डीप सीक V3 और डीप सीक R1। और इन मॉडल्स की परफॉर्मेंस को देखकर, इनकी कम लागत को देखकर जो टेक कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को। और खासकर एनवीडिया कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए चिप्स का निर्माण करती है, जिसे हम जीपीयू कहते हैं, उसके स्टॉक्स में एक दिन में $600 बिलियन की गिरावट आई। मतलब पूरा का पूरा जो एआई कम्युनिटी है उसको इसने हिला के रख दिया डीप सीक कंपनी। लेकिन हमें देखना होगा कि ऐसा हुआ क्यों। और इस जो मूवमेंट है इसे बोला गया है स्पुतनिक मूवमेंट। देखो हो क्या रहा है, चाइना और जो यूएसए है इनके बीच में एक जियो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है। मतलब एक तरह का कंपटीशन चल रहा है, दोनों में रेस चल रहा है जियो पॉलिटिकल। और उसमें इस डीप सीक ने एक तरह से उसको बढ़ावा देने का काम किया। ये उसी तरह से है जिस तरह से जब रशिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। पृथ्वी की कक्षा में पहला आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट था वो स्पुतनिक 1 था और वो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसको देखकर पूरे के पूरे यूएसए में के तकनीकी क्षेत्र में भूचाल आ गया। उन्होंने अपना लार्ज स्केल पर अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया। और जो रशिया और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी उसको स्पुतनिक 1 ने बढ़ाने का काम किया। और इसी के परिणाम स्वरूप यूएसए ने मून पर पहला मानव को भेजा था पहली बार। तो वो उसी का परिणाम था, वो एक रेस शुरू हो गई थी। उसी तरह की रेस अब चाइना और यूएसए के बीच में तकनीकी फ्रंट पर हो गई है, एआई के क्षेत्र में हो गई। इसीलिए इसको स्पुतनिक मूवमेंट कहा गया। लेकिन ये सब हो कैसे गया? इस डीप सीक ने ऐसा क्या किया, उसके मॉडल में ऐसी क्या खासियत थी कि इनके स्टॉक, जो टेक कंपनीज है, इनके स्टॉक गिर गए? इसके लिए हमें थोड़ा सा जो करंट में जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखना होगा। चल क्या रहा था मार्केट में और डीप सीक उससे अलग कैसे है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें, जो अभी वर्तमान में जो चल रहा था डीप सीक के मॉडल लॉन्च करने से पहले, तो इससे पहले की स्थिति यह थी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो क्षेत्र है उसमें यूएसए का डोमिनेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने मॉडल लेके मार्केट में आई हैं, जैसे आपने सुना होगा चैट जीपीटी, आपने सुना होगा जेमिनी, आपने सुना होगा लामा, ये सारे मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मॉडल हैं। और ये सभी के सभी यूएसए बेस्ड कंपनी है। यूएसए की मोनोपोली थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और उसके आसपास कोई भी देश नहीं था। चाइना के मॉडल भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। तो माना जा रहा था कि एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में यूएसए की सुप्रीमेसी है, वो मोनोपोली रखेगा इस क्षेत्र में आने वाले टाइम में और अपने उत्पाद पूरे की पूरी दुनिया में बेचेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो सेल करेगा। और इससे क्या हुआ, वहां की जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में वृद्धि होने लगी। और साथ ही साथ हुआ क्या कि 2022 में बाइडेन ने चाइना को चिप्स को निर्यात को रोक दिया। अब चिप का क्या रोल था उसमें? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो मॉडल हैं उनको तैयार करने के लिए चिप्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें जीपीयू कहा जाता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स कहते हैं। अर्थात उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं। उन कैलकुलेशन को करने के लिए आपको चिप्स चाहिए होती है और वो बहुत ही एडवांस चिप की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जा रहा था इसमें कि बहुत एडवांस चिप है। वही जब इसको ट्रेन किया जाएगा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, उनमें इन चिप्स का यूज होगा। और वो बना रही थी यूएसए की एक बड़ी कंपनी एनवीडिया। तो यूएसए ने कहा कि हमारा इसमें प्रभुत्व बना रहे, इसलिए उन्होंने चाइना को एनवीडिया की जो एडवांस चिप थी उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये आप किसी को नहीं दोगे। तो उस क्षेत्र में रिसर्च करने वाली जो कंपनियां थी, मॉडल बनाने वाली, वो भी यूएसए की, और वहां पर जो चिप बनाने वाली कंपनियां वो भी यूएसए की। तो लगा कि अब यूएसए की इस क्षेत्र में मोनोपोली हो जाएगी। एनवीडिया भी वहां का है, ओपन एआई भी वहीं की है, गूगल भी वहीं का है, मेटा भी वहीं का है। और हम ये ओपन सोर्स ना करके इसको क्लोज सोर्स रखेंगे। अर्थात जो इसका जो सॉफ्टवेयर है, कैसे उन्होंने सब डिजाइन किया, कैसे वो बनाया, वो किसी को नहीं बताएंगे, वो उन कंपनियों तक ही रहेगा। तो लगा कि ये इनकी एक मोनोपोली हो जाएगी। तो ये इस तरह से चल रहा था।
और ये माना जा रहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मॉडल है, इसे तैयार करने के लिए बिलियंस डॉलर की आवश्यकता। तो ये हाई एनर्जी या यूं हाई परफॉर्मेंस वाली चिप है, इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, जो बहुत ज्यादा सॉरी इनकी कैपेसिटी चाहिए, इनकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होनी, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इतने सारे डेटा को कैलकुलेट करेंगे। अतः जब हम इस मॉडल को बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, तो बहुत सारा डेटा उसमें फीड करना पड़ता है, उसको बहुत सारे आंकड़े देने पड़ते हैं, उसको सिखाना पड़ता है कि आपको इस तरह से जो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका इस तरह से जवाब देना, उसको ट्रेन करते हैं मतलब। तो उसके लिए उसको बहुत सारे डाटा देना पड़ता है, उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए स्पेशल चिप्स बनती हैं जो एनवीडिया के पास। और इनका सबका मानना था कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और बहुत एडवांस चिप होगी। ये इसका ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला क्या हुआ, इसमें बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाली चिप्स चाहिए। दूसरा, इनको ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा की आवश्यकता है, कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और इसी भी बात को ध्यान में रखकर और इनके फ्यूचर को ध्यान में रखकर इन्वेस्टर इनमें पैसा इन्वेस्ट करे जा रहे थे और इनके स्टॉक्स बढ़ते ही जा रहे थे। इसका जो वैल्यूएशन था वो बहुत बढ़ गया था। तो ये था, और साथ ही साथ इसमें यह भी था कि एनर्जी का भी इसमें बहुत ज्यादा यूज हो, ऊर्जा की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। कि जब हम इन मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, जैसे GPT-3 मॉडल है, उसका एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आपको GPT-3 मॉडल को ट्रेन करना है तो आपको प्रति घंटा लगभग 1300 मेगावाट एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। प्रति घंटा 1300 मेगावाट, इतनी एनर्जी इनको चाहिए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन है कि जब हम इनको ट्रेन करते हैं तो वहां पर बहुत सारे उन जीपीयू की या चिप्स की जरूरत होती है। हजारों चिप्स लगी होती हैं, तब जाकर इनको ट्रेन किया जाता है, इतनी कंप्यूटिंग पावर इन्हें चाहिए। और उनके लिए एक विशेष डेटा सेंटर होते हैं, वहां बहुत सारे कंप्यूटर पड़े होते हैं जिनमें ये चिप्स लगी होती हैं। और इतनी सारी चिप्स को रन करने के लिए, वहां के एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि चिप्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ट्रेडिशनल जो मॉडल है, जो ट्रेडिशनली जो मॉडल तैयार किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के, उनमें एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो एनर्जी के स्टॉक्स भी बढ़ रहे थे एनर्जी कंपनी के। इसके साथ साथ आपका इसमें ये जो एनवीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो चिप बना रही थी, उसके स्टॉक में वृद्धि हो रही थी। और जो दूसरी कंपनियां जो इनके मॉडल जनरल मॉडल तैयार करने वाली थी, उनके स्टॉक्स में भी वृद्धि हो रही थी, क्योंकि फ्यूचर इनका ब्राइट था। कितना बड़ा मार्केट है जो यूएसए की कंपनियां जिन पर मोनोपोली रखेंगी अपनी। तो ये था जो ट्रेडिशनल अप्रोच था। लेकिन हुआ क्या, चाइना ने अब एक नया मॉडल, उसका एक तरह से यूं कहो कि चैट जीपीटी का कंपटीटर दिया, अपना एआई मार्केट में लाया है। जो डीप सीक है वो चाइना की एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी, और उसने जब अपने दो नए मॉडल लॉन्च किए, एक तो 10 जनवरी में यूएसए में लॉन्च किया, एक 20 जनवरी में, V3 10 जनवरी में लॉन्च किया यूएसए में, और जो R1 मॉडल है उसका वो लॉन्च किया 20 जनवरी को, जब ट्रंप शपथ ले रहे थे। अब लोगों ने क्या किया, जब उसको चला के देखा एक हफ्ता, तो देखा कि इसकी परफॉर्मेंस तो चैट जीपीटी के बराबर है, और कुछ बेंचमार्क में तो वो चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दे रहा है। दूसरा देखा कि वो फ्री है। तीसरा देखा कि वो ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, उसका यूज कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। ओपन सोर्स था, सबके लिए अवेलेबल है, कोई चाहे उनके सॉफ्टवेयर को देख लो कि कैसे बनाया उसे। जब लोगों को लगा कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सस्ता है, फ्री है, तो उन्होंने इसकी जो डिमांड, एकदम से लोगों ने इसका यूज करना बढ़ा दिया। और मंडे में क्या देखा, मंडे तक जो डीप सी का जो ऐप था, डीप सीक एआई लर्निंग ऐप, जो R1 ऐप जिसे कहते हैं, तो R1 मॉडल जो था उसका, वो सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया एप्पल ऐप स्टोर पर। अर्थात यूएसए में जो एप्पल ऐप स्टोर था, उस पर सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला, जो फ्री डाउनलोड होने वाला ऐप था, वो बन गया आपका डीप सीक ऐप। और उसने चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया, चैट जीपीटी दूसरे नंबर पर आ गया। इससे पूरे मार्केट में खलबली मच गई कि ये इतनी जल्दी इतना ऊपर कैसे आ गया। और इससे जब उन्होंने कहा कि हमने ये मॉडल जो बनाया है बहुत कम लागत में बनाया है, हमारी बहुत कम लागत है, $5 से $6 मिलियन में हमने ये बना दिया,
तो हमारी लागत बहुत कम है, ये ओपन सोर्स है, फ्री है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से, वेस्टर्न जो कंपनियां थी, उनके स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई। इन्वेस्टर्स को लगा कि इतने पैसे की तो जरूरत ही नहीं थी जितने पैसे की ये लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ा के बताया है। ना तो इतने पैसे की जरूरत है, ना इतनी एनर्जी की जरूरत है, ना इतने इसको डेटा की जरूरत है ट्रेन करने के लिए, बहुत कम पैसे में हो सकता है। और जब इन्वेस्टर को ये लगा तो मार्केट में पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया, खासकर टेक कंपनी, उनके स्टॉक्स में गिरावट होने लगी। और एनवीडिया जो कह रही थी इसके लिए बहुत जो एडवांस चिप की जरूरत पड़ती है वो भी नहीं, उन्होंने बहुत ही जो सेकंड ग्रेड की जो चिप होती है वो यूज की, मतलब पुरानी चिप यूज की उन्होंने, बहुत एडवांस चिप यूज नहीं की, उसको तो प्रतिबंधित कर दिया था यूएसए ने। तो वो जब देखा तो उन्होंने सबने जब अपने जो इन्वेस्टर है उन्होंने दोबारा सोचा कि इतना सब तो जरूरत ही नहीं है, तो इनके स्टॉक्स में गिरावट होने, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया और इससे इनके स्टॉक लगातार नीचे गिरते चले। तो ये था पूरा का पूरा उस दिन मंडे में क्या खेल हुआ। तो जो ऐप वो टॉप पर आया और उनकी जब परफॉर्मेंस को देखा, उसकी लागत को देखा, तो पूरे का पूरे टेक सेक्टर में, एआई सेक्टर में भूचाल आ गया। ये तो देखो जनरल है, आपके जो इंटरेस्ट के लिए जो मसला होता है, लेकिन हमें जो देखना है वो यूपीएससी के लिए देखना है। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करेगा कि मंडे में क्या हुआ, और थोड़ा उसके हिस्ट्री बताया। यूपीएससी टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन लेगा कि इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की, ये क्यों एफिशिएंट था, किस तरह के का, वो हमें अब देखना है। तो सबसे पहले तो मुझे बताना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या। तो मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करूं तो इसको देखो हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम बुद्धिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। देखो मानव के पास अन्य जीवों से जो अलग चीज है वो है उसकी इंटेलिजेंसी। मनुष्य को जो दूसरे जितने भी जीव हैं उनसे अलग करने वाली जो उसके पास खास चीज है वो उसका माइंड है, उसकी बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है उसकी। और इसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे जटिल कार्य कर सकता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्य कर सकता है जो दूसरे जीव नहीं कर पाते। जैसे सोचना, जैसे तर्क करना, लॉजिक लगाना, रीजनिंग का जो काम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना, डिसीजन लेना। तो जो जटिल काम है जिनको सिर्फ मनुष्य की इंटेलिजेंसी से जोड़ा जाता है, वो जो काम जब कंप्यूटर करने लगता है तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अर्थात किसी कंप्यूटर का, किसी मशीन का ह्यूमन इंटेलिजेंसी जैसा इंटेलिजेंट होना और मनुष्य के जैसे वो जटिल काम कर पाता है तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अर्थात कुल मिला के मैं अगर सार में कहूं तो किसी कंप्यूटर का या किसी मशीन का बौद्धिक क्षमताओं से युक्त होना, अर्थात उसमें उसका इंटेलिजेंट होना मनुष्य की तरह कि वो भी सोच सके, वो भी तर्क कर सके, डिसीजन ले सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। जब ऐसे काम मशीन करने लगती है तब उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। इसके लिए उसको ट्रेन किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे डेटा को फीड किया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो जवाब देगा तो हम कहेंगे नहीं ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, वो फिर से जवाब देगा। इस तरह से फिर उसको धीरे धीरे ट्रेंड किया जाता है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इन ऐप में जो आपने देखा होगा चैट जीपीटी, इन सब में आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देते, इसीलिए उनको चैटबॉट कहते हैं। तो ये थोड़ा सा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है इसके बारे में। तो याद रखना, मशीनों का मानवीय बौद्धिक क्षमताओं से युक्त होना या मानवीय या बौद्धिक क्षमताओं की जो क्षमता है वो मशीनों में होना, ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक शब्द और यहां पर यूज होता है, उसका नाम है एलएलएम। इन जब जितने भी ये मॉडल आते हैं इन्हें बोला जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम। देखो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मानवीय भाषा को समझ सके, उसे प्रोसेस कर सके और उसी में उसका जवाब दे सके, तो उसे बोला जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम। तो देखो क्या करता है, यहां लिखा है देखो, दैट कैन अंडरस्टैंड, प्रोसेस एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या यूं को मशीन मानवीय भाषा को क्या करे, समझ सके, उसको प्रोसेस कर सके और फिर उसको जनरेट कर सके, जो अपना आंसर देगी वो, मैंने मान लो उससे पूछा कि विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो पहले तो वो मेरी इस बात को समझे, तो उस तक वो मेरी लैंग्वेज को समझेगी, तभी तो उसको प्रोसेस करेगी, फिर वो अपने पूरा उसको प्रोसेसिंग करेगी मेरी बात को कि हाँ इसने क्या पूछा है। फिर उसका जब जवाब देगा वो भी तो ह्यूमन लैंग्वेज में होगा, चाहे लिख के दे चाहे बोल के दे।
तो जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली मशीन मानवीय भाषा को समझ सके, प्रोसेस कर सके और उसको जनरेट कर सके, तो उसे बोला जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ऐसे मॉडल को एलएलएम कहा जाता है। तो ये जो मॉडल अभी इन्होंने जारी किए हैं, ये सब एलएलएम मॉडल है। दूसरा शब्द एलएलएम आपको ध्यान में रखना है एग्जाम की दृष्टि। तो पहला एआई हो गया और दूसरा एलएलएम। स्पुतनिक मूवमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये बात देखो, ये जो मैंने अभी आपको बताई थी कि डीप सीक ने अपने 2 मॉडल 20 जनवरी तक लॉन्च किए थे और मंडे में सोमवार के बाद उन्होंने एक और मॉडल लॉन्च कर दिया, उसका नाम है जेनस प्रो 7B। तो इस जनवरी में उनके 3 मॉडल हैं डीप सी के, एक है P3, दूसरा है R1 और तीसरा है जेनस प्रो 7B। और ये इमेज को बहुत बेहतर तरीके से जनरेट करता है ये जेनस प्रो 7B। और इसकी क्वालिटी जो है वो ओपन एआई के जो सिस्टम है उनसे ज्यादा है, उनके जो मॉडल है उनसे बढ़िया है इसकी क्वालिटी। अभी आगे देखेंगे इसको। तो ये यहां तक की बात थी। अब बात करते हैं डीप सी के इन मॉडल की विशेषता क्या है। अब पूरा डिटेल में इस पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहला है कि लो कॉस्ट है, अर्थात इसको बहुत ही कम कीमत पर तैयार किया गया, बहुत ही कम लागत पर तैयार किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इनको ट्रेन किया जाता है, जब मॉडल बनाते हैं तो उसको पहले इसके अंदर डेटा फीड करते हैं, उसको ट्रेन किया जाता है। तो कहा जाता है कि इसकी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा लागत आती है, बिलियंस डॉलर की लागत आती है। ये जो वो ट्रेडिशनल जो यूएसए बेस्ड कंपनी है वो कह रही थी। लेकिन डीप सीक ने इसे बहुत ही कम कीमत पर तैयार कर लिया, 5 से 6 मिलियन डॉलर पर इसको जारी कर दिया। और कहा जा रहा है जो इसका R1 मॉडल है वो 90 से 95% सस्ता है चैट जीपीटी से। अर्थात जो यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो मॉडल बना रही हैं उनकी तुलना में 90 से 95% कम कीमत पर इन्होंने ये मॉडल को तैयार कर दिया। और इससे ये बात पर उनकी प्रश्न उठने लगा, ये क्वेश्चन उठने लगा कि क्या इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जितनी ये सब लोग कह रहे हैं। तो जो वेस्टर्न कंपनियां हैं उनके मोटिव पर अब लोगों को शक होने लगा है कि ये अपने को ओवर प्राइस, अपनी चीजों को ओवर प्राइस बता रही हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों से इकट्ठा कर रही हैं। तो ये जो था, देखो यहां पर यहां लिखा भी है, द रिलीज चाइनीज एआई मॉडल रेजेस सीरियस क्वेश्चन अबाउट वेदर सच मैसिव एक्सपेंडिचर आर नेसेसरी एंड हैज लेड टू इंटेंस स्क्रूटनी ऑफ द इंडस्ट्रीज करंट अप्रोच। जो वर्तमान में जो अप्रोच चल रही है उस पर प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए हैं कि क्या इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो ये दूसरा देखो, ये क्या है कि ये परफॉर्मेंस और इसकी जो एफिशिएंसी है, तो इसकी परफॉर्मेंस जो ट्रेडिशनल मॉडल है उनके बराबर है और कई बेंचमार्क में तो इनसे ज्यादा है। जो ट्रेडिशनल मॉडल है देखो उनमें कौन सा, देखो चैट जीपीटी है ओपन एआई का, इसके बाद जेमिनी है गूगल का, मेटा का लामा मॉडल है और इसके साथ साथ ये एंथ्रोपिक का क्लॉड है। तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मॉडल हैं और सभी की सभी वेस्टर्न कंपनी है। लेकिन जो चैट जीपीटी का R1 मॉडल है, इसे रीजनिंग मॉडल बोला जाता है, वो परफॉर्मेंस में इन सबसे इनके बराबर है या इनसे कई मामलों में तो इनसे बेहतर भी है। तो एक तो इसकी लागत कम है, दूसरा ये क्या है, परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है, जो ट्रेडिशनल मॉडल है उनके बराबर है। तीसरा ये फ्री है। तो यूएस की जो कंपनियां वो जो अपना बेसिक मॉडल है वो तो सबके लिए फ्री रखती हैं, लेकिन जो एडवांस मॉडल है उनमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और उनमें भी कैटेगरीज बना रखी हैं कि आपको कितनी सर्विसेज चाहिए, उस हिसाब से आपका सब्सक्रिप्शन का प्राइस भी बढ़ता जाता है। लेकिन ये सबके लिए फ्री अवेलेबल है, कोई भी इसका यूज कर सकता है और कोई आपको पैसा नहीं देना, बस लॉगिन, आपके लॉगिन आईडी वगैरह सब चाहिए, उसके साथ ज्यादा कुछ भी नहीं, फ्री है। तो इसने जो ट्रेडिशनल जो कंपनियां हैं उनके जो रेवेन्यू मॉडल है उसको पूरी तरह से पलट के रख दिया। उससे जो ट्रेडिशनल कंपनियां और वेस्टर्न कंपनियां हैं, जब आप उनका सब्सक्रिप्शन लोगे तो उनको पैसा मिलेगा, उनका रेवेन्यू मॉडल है ये। लेकिन इन्होंने इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। अगला है ये ओपन सोर्स। देखो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तैयार कर रहे हैं ये एक तरह का सॉफ्टवेयर ही तो है। अब इसको किस तरह से तैयार किया गया है, इसके पीछे क्या है, किस तरह से कोडिंग की गई है, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होता, वो क्लोज होता है ये जो वेस्टर्न कंपनी है उनका। चैट जीपीटी है, जैसे आपका भी जेमिनी मैंने बताया, लामा, इनका कोड सबके पास अवेलेबल नहीं है। किस तरह से इसको तैयार किया गया है वो किसी को नहीं पता। लेकिन ये ओपन सोर्स है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, उसको आप दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। ये किसी चीज को रोक नहीं रहता, कह रहा है पड़ा है आप ले जाओ।
तो देखो यहां पर लिखा है, आप इसका अध्ययन कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ऐसे जो मॉडल होते हैं उन्हें कहा जाता है ओपन सोर्स, मतलब सबके लिए अवेलेबल है, और जो उनका सोर्स कोड है पीछे का वो सबके लिए अवेलेबल है। आप उसको देखो, स्टडी करो, उसमें आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, इसके ऊपर मॉडल बनाना चाहते हो अब वो आपकी मर्जी। तो ये किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और इसीलिए ये जो ट्रेडिशनल कंपनी है, ये उनको वेस्टर्न कंपनी है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि ये ओपन सोर्स है। और अब अगली बात जी, कि इन्होंने बहुत एडवांस जीपीयू का या यूं को चिप्स का यूज नहीं किया। तो एनवीडिया की बात हम कर रहे हैं, तो एनवीडिया की जो फर्स्ट क्लास चिप जिन्हें कहेंगे, बहुत एडवांस चिप जो होती हैं, उनका नाम है एनवीडिया H100। ये उसकी बहुत एडवांस चिप है जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज किया जाता है, और चाइना को ये प्रतिबंधित है, चाइना को ये नहीं दी गई, बैन लगा दिया गया 2022 में। लेकिन उन्होंने इसके जो पुराने वर्जन है, जिसे सेकंड रेट एनवीडिया चिप कहा जाता है, उसका नाम है एनवीडिया H800। तो इन्होंने पुरानी जो चिप्स थी उनका यूज किया, अर्थात जो पुराने जो है सेकंड रेट जो प्रोसेसर थे या उनको जो चिप्स थी, जीपीयू थे, उनका यूज करके इन्होंने ये इतना बढ़िया मॉडल बना दिया। इससे एनवीडिया के स्टॉक तो गिरने ही थे, क्योंकि ये बहुत महंगी चिप्स है, बहुत ही एडवांस चिप है। वो कह रहे इनकी तो जरूरत ही नहीं है, जब कम वाले में काम चल सकता है तो इनकी क्या जरूरत है। तो इससे एनवीडिया के स्टॉक गिर गए, और इन सब की वजह से जो जो बड़ी कंपनियां थी जो बनाने वाली है, उनके स्टॉक भी गिरे, जो इनमें इन्वेस्ट कर रही थी उनके स्टॉक भी गिरे। और साथ में यह भी देखा गया कि जो प्रोसेस जो इस पे जीपीयू थे, जो चिप्स थी, उनकी जो संख्या को लेकर भी अंतर था। इन्होंने सिर्फ 2000 चिप्स का यूज किया है, और जबकि जो ये जो मॉडल थे, जो सामान्य मॉडल, उनमें 15,000 चिप्स की जरूरत पड़ती है, वो भी एडवांस चिप्स। था जो चैट जीपीटी वगैरह है, उनमें कम से कम 15,000 चिप्स की जरूरत पड़ती है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और इन्होंने सिर्फ 2000 चिप्स में कर दिया। एक तो पुरानी चिप का यूज किया, दूसरा कम चिप्स की संख्या है, इनमें चिप्स की संख्या भी ज्यादा है और चिप्स भी बहुत एडवांस है। अब वो महंगी भी होंगी, इससे लागत बढ़ जा रही है, साथ ही साथ इससे एनर्जी की डिमांड भी तो बढ़ रही है। अगर आप इतनी सारी चिप्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि इतनी सारी चिप्स का जब यूज करोगे तो उसको ट्रेन करने के लिए, उसके लिए आपको एनर्जी भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे मैंने चैट जीपीटी 3 का बताया था, जीपीटी 3 को ट्रेन करने के लिए प्रति घंटा 1300 मेगावाट एनर्जी की आवश्यकता है। अब जब ये पता लगा तो जो एनर्जी कंपनियां हैं, जो पावर कंपनियां, उनके स्टॉक भी नीचे गिरे। तो ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो रहा है इस वजह से कि इन्होंने बहुत ही क्या किया है, एक तरह से रिवोल्यूशन ला दिया इस क्षेत्र में। तो ये यहां तक की बात हुई। इसके बाद हमें कुछ चीजें और भी देखनी है कि इन्होंने इतना सस्ता करने के पीछे का देखो लॉजिक क्या है, ये इतना सस्ता क्यों बना। एक तो उन्होंने पुरानी चिप्स यूज की, चिप्स की संख्या कम है, डेटा कम फीड करना पड़ता है, कम डेटा में उसको ट्रेन कर दिया। तो इन सब की वजह से उनकी लागत क्या हुई, कम, कर्मचारियों की संख्या कम है। इन्होंने सिर्फ 200 जो कर्मचारी हैं उनका यूज करके ये पूरा का पूरा मॉडल बना दिया। ये कर्मचारी भी बहुत ज्यादा नहीं है, यहां पर हजारों की संख्या में इनके एम्प्लॉयज है। तो इस वजह से इनकी जो लागत है वो कम होती गई, और इन्होंने इसे फ्री लॉन्च कर दिया, और इसको ट्रेन करने की, उनको बनाने की लागत बहुत कम है। तो ये था इसका पूरा का पूरा गेम, जिसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया, और जो यूएसए का डोमिनेंस था उसको एक तरह से इसने अब चुनौती दे दी है चाइना ने। अच्छा, अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी और भी है, जो मैंने भी आपको बता रहा था कि यूएसए ने बैन जो किया हुआ था, तो ये बैन कर दिया था 2022 में बिडेन के कार्यकाल में। तो एनवीडिया की जो एडवांस चिप थी H100 और A100, इनको बैन कर दिया गया था। तो ये चाइना को निर्यात नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी उसने इतना अच्छा मॉडल तैयार कर दिया। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब और कुछ चीजें कि ये इतना एफिशिएंटली काम कैसे करता है, इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों है। देखो, इसने एक नए आर्किटेक्चर का यूज किया, मतलब एक नई तकनीक का इसमें यूज किया, एक तरीके का यूज किया डेटा को प्रोसेस करने का, उसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कि इसमें मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। देखो, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट क्या है और ये कैसे अलग है जो ट्रेडिशनल मॉडल है चैट जीपीटी वगैरह। देखो, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट का अर्थ है कि इसमें अलग अलग काम अलग अलग क्षेत्र करेंगे, अर्थात इसमें एक तरह से स्पेशलिस्ट पार्ट है। अगर मुझे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछना है उससे, तो एक ऐसा सेक्टर जो सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस का ही आंसर देगा।
अगर मुझे कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन पूछना है तो एक अलग उसका विशेषज्ञ टाइप का होगा पार्ट, वो उसका आंसर देगा। तो एक तरह से ये किसी कंपनी में जाओ या किसी इंस्टीट्यूट में आप जाओ, वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ बैठे हैं, और वो आपको जब आप जिस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछोगे तो वही वाला जवाब देगा, दूसरे जवाब नहीं देंगे। मैंने बायो का क्वेश्चन पूछा तो बायो वाला टीचर मुझे उसका आंसर देगा, बाकी सब कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपने एनर्जी की डिमांड कम कर दी, प्रोसेसिंग की स्पीड क्या होगी, आपकी जरूरत कम पड़ेगी। तो एक व्यक्ति ने काम किया, बाकी सब आराम से बैठे रहे। जब मैंने फिजिक्स का पूछा तो फिजिक्स वालों ने जवाब दिया, हिस्ट्री का पूछा तो हिस्ट्री वालों ने जवाब दिया, बाकी सब शांत रहे। लेकिन जो ये पुराने जो मॉडल हैं, एक तरह से पुराने ही कह सकते हैं उन्हें, कि जो ट्रेडिशनल मॉडल हैं, उनमें क्या करता था कि एक ही सिंगल बिग मॉडल, एक ही व्यक्ति वो सभी के जवाब एक साथ देता था। मतलब वही सब जवाब देगा, इट मीन सभी को एक साथ काम करना पड़ेगा। दोनों में फर्क हुआ। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट में हर चीज का अलग अलग एक्सपर्ट है, जो क्वेश्चन पूछोगे वही एक्सपर्ट उसका जवाब देगा, बाकी नहीं। लेकिन इसमें ये एक सिंगल बड़ा मॉडल है, सब कुछ वही सभी मिलकर एक साथ जवाब दे, सभी बोलने लगते हैं, मतलब एक ही मॉडल है। वहां पर एक ही व्यक्ति बैठा है जो सभी चीजों का जवाब देता है। अर्थात यूं कहूं कि सभी कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं, उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों में क्या था, दोनों में आर्किटेक्चर में फर्क है। ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट आर्किटेक्चर का इसमें यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें एक और तकनीक का यूज किया जिसको बोलते हैं मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन, MLA। तो जो मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन है, इसकी वजह से इसकी दक्षता भी बढ़ गई और इसकी कॉस्ट भी कम होगी। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन कैसे काम करेगा। तो ये एक और तकनीक है जो इसके अंदर यूज की है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, इसकी दक्षता बढ़ गई और इसकी कॉस्ट भी कम हो गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो तकनीक है जो इसमें आपको याद रखनी है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट याद रखना है और दूसरा मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन को याद रखना है। तो ये था इनका मॉडल, जो जिसकी वजह से ये एफिशिएंट भी है, इसकी लागत भी कम है, इसकी ऊर्जा लागत भी कम है, इसको ट्रेन करने के लिए डेटा भी कम चाहिए। तो वो सारी विशेषताएं हैं। तो अब इनके मॉडल की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इनका AI V3 मॉडल आया था। इसको वैसे दिसंबर लास्ट में लॉन्च किया गया था, लेकिन यूएसए में इसको 10 जनवरी में लॉन्च। और जो इसकी परफॉर्मेंस है डीपसीक V3 की, वो देखो चैट GPT 4o से भी ज्यादा है और क्लॉड 3.5 सोनेट से भी ज्यादा है। कई बेंचमार्क पर इनसे भी अच्छी है और इनके बराबर है। तो ये इनका एक मॉडल था। दूसरा मॉडल उनका देखो कौन सा आया, दूसरा मॉडल है उनका डीपसीक R1 मॉडल। ये रीजनिंग मॉडल है। तो इस मॉडल की विशेषता है कि ये सोच सकता है, इसमें थिंकिंग कैपेबिलिटी है, सोचने की क्षमता है, और ये मैथ, कोडिंग और जनरल नॉलेज के जितने भी काम है वो ये कर सकता है। तो जो R1 मॉडल है, इसका नाम R का मतलब हो गया रीजनिंग मॉडल। साथ इसमें रीजनिंग की क्षमता है, ये सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, मैथ के जो आपके क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकता है, कोडिंग कर सकता है कंप्यूटर की, और जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर दे सकता है। तो इसे बोलते हैं डीपसीक R1 मॉडल। और इसी ने आकर पूरा का पूरा तूफान मचा दिया मार्केट में, और ये सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। और ये देखो, ये क्या था, ये भी V3 पर आधारित है। सबसे पहले V3 आया, जब वो थोड़ा सक्सेस हुआ तो उसी को बेंचमार्क बना के इन्होंने क्या किया, इस R1 मॉडल को तैयार किया। तो ये V3 बेस्ड ही एक तरह का मॉडल है। तो ये भी क्या, कई मामलों में ओपन AI के जो हमारे मॉडल हैं उनसे अच्छा इसने काम किया, उनके बराबर की इसकी परफॉर्मेंस निकली। तो वो भी ध्यान रखना है। और इसकी जो लागत मैंने आपको बताया था 90 से लेकर 95% तक कम थी। इसीलिए इसने क्या किया, पूरी दुनिया के स्टॉक्स को गिरा के रख दिए। और अभी ये आया जेनस प्रो 7B मॉडल। तो ये क्या करता है कि ये इमेजेस को क्रिएट करता है। तो बहुत सारी मीडिया टाइप्स पे काम करता है, और इमेज की क्वालिटी जो ये जनरेट करता है बहुत ही अच्छी होती है। ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेज को जनरेट करता है। अब टेक्स्ट दोगे तो उसकी ये इमेज को जनरेट कर देगा। और इसने कई मामलों में जेनस प्रो 7B ने, जो ओपन AI है उसका डेल E3 है, और स्टेबिलिटी EI का स्टेबल डिफ्यूजन है, ये इनके AI प्लेटफॉर्म है, इनकी तुलना में बढ़िया इमेज को क्रिएट किया इसने। इसकी परफॉर्मेंस इनसे बेहतर है। तो ये छोटे छोटे फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो याद रखना, इनके 3 मॉडल अभी तक आ चुके हैं, एक V3, दूसरा R1 और तीसरा जेनस प्रो 7B वाला, ये वाला आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखो। अब बात करते हैं डीप सी कंपनी क्या है। देखो, डीप सी कंपनी एक तरह की चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक कंपनी है, और एक छोटा स्टार्टअप है। और ये स्थापित कहां है, देखो ये हैंगजू में है,
अवस्थित है। चाइना के एक शहर है हैंगजू, वहां पर इसका जो क्या बेस है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो लियांग वैनफेंग के द्वारा की गई थी। तो थोड़ा मोटा फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि लियांग वैनफेंग ने इसकी स्थापना की थी और ये हैंगजो बेस्ड एक कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी। और इन्होंने सबसे पहले एक क्वांटिटेटिव हेज फंड शुरू किया था जिसका नाम था हाई फ्लायर। तो अगर शुरू में देखा जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जितना इंटरेस्टेड नहीं थे। इन्होंने एक हेज फंड बनाया था जिसका नाम था हाई फ्लायर। और ये क्या करते थे कि ये जो स्टॉक मार्केट है उसमें से पैटर्न निकालते थे। सॉरी। तो ये क्या करते थे, जो स्टॉक मार्केट है वहां पर जो मार्केट में जो पैटर्न है उनको प्राप्त करने के लिए मॉडल बनाते थे, ऑटोमेटिकली सेल करना, उसको परचेज करना, उससे संबंधित मॉडल या एल्गोरिथम की ट्रेडिंग करते थे। फिर धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट जागा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में और फिर इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित डीप सीक कंपनी का निर्माण किया और वहां पर उन्होंने फिर धीरे धीरे उस पर काम करते गए तो इन्होंने एक नया मॉडल बना दिया, डीप सीक V3 वाला मॉडल। एक तरह से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली और उसके कई मॉडल आए और वर्तमान में जो मॉडल है वो V3 और R1 है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है जो आपको ध्यान में रखना है कि डीप सीक कंपनी, तो उसके बारे में बस आपको यही याद रखना है कि ये यान वैनफंग की एक कंपनी है और ये कहां पर है, हैंगजो बेस्ड है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने हेज फंड की स्थापना की थी और ये स्टॉक मार्केट में काम करते थे। वहां पर या मॉडल्स को वो बनाते थे, एल्गोरिथम की ट्रेडिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो मॉडल बेचते थे अपना, उसी क्षेत्र में इनका ध्यान था। फिर धीरे धीरे क्या किया इन्होंने एआई के क्षेत्र में। तो ये बस छोटा सा इसका क्या आपको ध्यान में रख। तो अब जो हमें बात करनी है कि भारत का इसमें क्या रोल है, इंडिया के बारे में अगर हम बात करें। देखो इंडिया के अगर बारे में मैं बात करूं तो इंडिया अभी कोई रेस में नहीं है, ना ही कोई और देश अभी रेस में है। अब तो चाइना और यूएसए है, उन्हीं की आपस में रेस है और बाकी कोई भी देश अभी तक उनके आसपास नहीं। तो देखा जाए तो इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत है, रिसर्च की कैपेबिलिटी भी बहुत है इनके पास। तो ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद नीचे कोई नहीं है। तो जो वो जो गैप है, जो नीचे जगह बची है, उसको फिल कर सकते हैं भारत जैसे देश। भारत हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब उस जो नीचे का जो गैप है, जो स्पेस है, उसको फिल कर सकते हैं भारत जैसे देश। दूसरा, जब बहुत कम लागत में ये सब बन के तैयार हो रहा है तो भारत को भी तो उसका एडवांटेज मिलेगा। तो भारत भी कम लागत पर इसको बना सकता है। पहले तो ये था कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जो आपकी यूएस बेस्ड जो कंपनियां हैं वो सब क्या कह रही थी, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, हाई प्रोसेसिंग की चिप्स चाहिए, बहुत सारा डेटा फीड करना पड़ता है, ये सब बातें कह रहे थे। लेकिन अब पता लगा ये तो सस्ते में तैयार हो सकता है। ये भी पता लगा कि इनके लिए हाई परफॉर्मेंस वाली चिप्स की भी जरूरत नहीं है। तो भारत जैसे देशों के लिए अब ये क्या होगा, मौका होगा कि वो अब उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने कम रिसोर्सेज में भी इस तरह के जो मॉडल है उनको तैयार करेंगे। और आने वाले टाइम में बहुत सारे मॉडल, रशिया भी पीछे नहीं रहेगा, रशिया भी अपना एक मॉडल बनाएगा कोई ना कोई। तो अब एक तरह से क्या होगा, बहुत सारे ये जो एलएलएम मॉडल हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मॉडल हैं मार्केट में आने लगेंगे। और भारत के लिए भी ये एक मौका है कि भारत इस मौके का यूज करे, यूएसए से अपनी नजदीकी बढ़ाए रखे, उससे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यूएसए के पास क्या चाह रहा है, या तो वो क्या करे, इससे कंपीट करे, लेकिन वो बहुत सस्ता है। दूसरा, वो अपना क्या कर सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के साथ शेयर कर सकता है और मिलके क्या करे, आगे रिसर्च बढ़ाए कि वो भी सस्ते मॉडल को ला सके। उसमें भारत को उसका भागीदार बनना चाहिए कि वो यूएसए के साथ अपने सहयोग को बढ़ाए रखे। लेकिन उन्हें डाउट है कि भारत कहीं रशिया को टेक्नोलॉजी ना दे दे। तो करना क्या होगा कि संबंधों में इतना विश्वास बढ़ाना होगा कि भारत यूएसए के साथ मिलकर काम करे या अन्य देशों के साथ, जैसे फ्रांस है उनके साथ मिलकर काम करे, कि अपने मॉडल तैयार करे। एक तो इनके साथ मिलकर काम करे और खुद के भी मॉडल तैयार करे, संप्रभुता रहे जिन पर अपनी। तो अब भारत को दो दो डायरेक्शन में काम करना होगा। एक तो अन्य देशों के साथ सहयोग लेकर काम करना होगा और एक अपने खुद के भी रिसर्च को जारी रखना होगा, अपने खुद के मॉडल भी बनाने होंगे। तो भारत की अप्रोच ये होनी चाहिए, भारत उससे अलग नहीं हो सकता। भारत को इनके बीच कोई ना कोई साइड चूज करनी पड़ेगी, इनका सहयोग लेना पड़ेगा, तो अपने संबंधों को उनके साथ बढ़ाना होगा।
और ये मौका है भारत के लिए कि जो जो एक बड़ा गैप रह जाएगा, चाइना और यूएसए तो आसपास रहेंगे, जो पीछे का है उस गैप में भारत काम कर सकता है, उसको फिल कर सकता है। तो ये था पूरा का पूरा डीप सी का इशू और भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। तो ध्यान में रखना है, जो डीप सीक है वो उसकी लागत बहुत कम है, कॉस्ट बहुत कम है, फ्री है, ओपन सोर्स है, एनर्जी की जरूरत कम पड़ती है, पुराने जो जीपीयू हैं या यूं को जो पुराने मॉडल के चिप्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर प्रोसेसर की या यूं को चिप्स की जरूरत भी कम पड़ती है, एनर्जी की जरूरत कम है। तो ये सारी खासियत है इसकी डीप सी। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि अब क्या होता है। एक तरह की दोनों के बीच एक एआई रेस शुरू हो गई है, अब ये कहां जाकर खत्म होगी ये आने वाला समय बताएगा। अभी उनके जो मॉडल हैं डीप सी के, उस पर भी कई सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि अगर इस पर रेस्ट्रिक्शन है, ये चाइना के संबंध में कोई विवादित जानकारी नहीं देता। अगर आप उससे पूछोगे कोई वहां के विवादित पहलू को, वहां की सरकार के बारे में कुछ पूछोगे तो वो उसका जवाब नहीं देता है। तरह से सेंसर्ड, पूरी तरह से ओपन नहीं है वो। तो काफी सारी अभी चुनौतियां जो आने वाले समय में पता लगेगा कि डीप सीक कैसे काम करता है। तो लेकिन वर्तमान में तो यही लग रहा है कि उसने एक तरह से चैलेंज कर दिया है यूएस की मोनोपोली।